आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की डिटेल्स जारी। 6 साल के लिए 5,181 करोड़ का आवंटन। एमएसएमईज को स्कीम के तहत कर्ज पर मिलेगी 2.75% की छूट। सरकार ने करीब 42,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रस्तावों को दी मंजूरी। डिक्सन, मदरसन, हिंडाल्को और बीपीएल जैसी कंपनियों के प्रस्ताव शामिल। मोबाइल, टेलीकॉम, ऑटो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट पर फोकस। नए साल में नए शिखर पर बाजार। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मिड कैप इंडेक्स भी नए शिखर पर क्लोजिंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लाइफ हाई से थोड़ी दूर। मॉर्गन स्टैनली ने दी ओवरवेट रेटिंग। 1847 यानी 18% ऊपर के दिए टारगेट। कहा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न मिलने अब होंगे शुरू। टेलीकॉम, रिटेल और एआई डेटा सेंटर बिजनेस दिखाएंगे दम। पीएम मोदी की अहम बैठकें। आज माइंस मंत्रालय के साथ हुई समीक्षा बैठक। कल शाम 5 बजे कोयला मंत्रालय की करेंगे समीक्षा। इंदौर में मौत का तांडव मचाने वाले दूषित पानी में मिले गटर वाले बैक्टीरिया। 15 लोगों की मौत के बाद एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अहम सुनवाई। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने पर निशाने पर शाहरुख खान। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख को फिर बताया गद्दार। साजिद रशीदी ने मुसलमानों का सब्र छेड़ने की दी धमकी। ईरान में सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग। खामेनेई और इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। 7 लोगों की मौत। सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की डिटेल्स जारी हो गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। आलोक, एक बार फिर से आपकी खबर पर मुहर लगी है, बताइए कि क्या है स्कीम की डिटेल्स। बिल्कुल, देखिए, एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी राहत है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। 1 साल पहले इस स्कीम को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक्सपोर्टर्स लगातार मांग कर रहे थे। सरकार ने इस स्कीम के तहत 5,181 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, जो कि अगले 6 साल में खर्च किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जो भी एलिजिबल एक्सपोर्टर होंगे, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स होंगे, उनको 2.75% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। यानी कि जो भी वो बैंक से कर्ज लेंगे उसके ब्याज पर उन्हें 0.3% की छूट मिलेगी। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो भी एमएसएमईज नए और इमर्जिंग सेक्टर में, इमर्जिंग देशों में एक्सपोर्ट करेंगे, उनको एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल इंसेंटिव मिल सकेगा। इसके लिए ये जो कैप रखा गया है, 50 लाख रुपए का कैप रखा गया है कि कोई भी एक्सपोर्टर साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं ले सकेगा। तो ये एक बड़ी स्कीम का ऐलान कर दिया गया है और इसके तहत ये भी बता दिया गया है कि जो भी एमएसएमई एक्सपोर्टर्स है उसको डीजीएफटी पोर्टल पर इसके लिए अपने इंटेंट के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। वहां से उसको यूआईएन नंबर जनरेट होगा। उसके साथ बैंक को लिंक करके वहां पर वो कर्ज के लिए अप्लाई करेगा और जब बैंक उसको कर्ज लोन सैंक्शन करेगा तो उसके साथ ही जब आरबीआई उसका फुल अप्रूवल कर देगा तो उसको इस यूआईएन नंबर के जरिए उसके बैंक में सीधे जो सब्सिडी की अमाउंट है वो क्रेडिट होनी मंथली शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और एक और खबर, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें डिक्सन, मदरसन, हिंडाल्को जैसे नाम शामिल है। इस परियोजना में कुल 41,863 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। सरकार भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम की शुरुआत की हुई है। इस स्कीम के तहत सरकार ने आवेदन मंगाए थे, बहुत सारे आवेदन सरकार को मिले। अब सरकार ने उनको मंजूरी देने की शुरुआत भी कर दी है। पहले चरण में सरकार ने करीबन 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। दूसरे चरण के अंदर सरकार ने करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी और अब ये तीसरा चरण है जहाँ पर सरकार ने 22 कंपनियों के करीबन
44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है। ये कंपनियां भारत के अंदर ही पीसीबीज, लिथियम आयन से बैटरी, सेल्स, इन सब का उत्पादन करेंगी, जिससे भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। खासतौर पे ये भी बता दूं कि जिन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, इसमें मदरसन का नाम शामिल है, इसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम शामिल है, इसके साथ साथ बीपीएल का नाम शामिल है और डिक्सन के 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको की मंजूरी सरकार ने यहाँ पर आज दी है। कंपनी अगले 7 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर अपने प्रोडक्शन की शुरुआत यहाँ पर कर देंगी। तो भारत का यही लक्ष्य है कि देश को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आत्मनिर्भर बनाया जाए, आयात कम हो और एक भारत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बन करके उभरे। नए साल में अब बाजार में शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। मिड कैप इंडेक्स की भी नए शिखर पर क्लोजिंग हुई है। निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल और निफ्टी इंफ्रा भी नए शिखर पर है। तो बाजार में आज कैसी रही तेजी, बता रही है कंचन नौटियाल। साल 2026 का पहला शुक्रवार और इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, क्या लाजवाब गेन्स यहां पे देखने को मिले हैं। सबसे पहले अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो यहां पे निफ्टी बैंक ने एक अच्छा ऑल टाइम हाई दिखाया और अब निफ्टी भी जो क्लोज है वो अपने ऑल टाइम हाई पे जाके हुआ है। निफ्टी में देखिए 26,328 के लेवल को छू लिया है। अच्छी खासी शुरुआत हमें साल 2026 की देखने को मिल गई है, फाइनली हम बोल सकते हैं। इसके चलते ही पूरे बाजार का जो मोमेंटम है हमें एक पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। मिड कैप में शानदार गेन्स है, बैंकिंग में अच्छा खासा इजाफा, सेंसेक्स एक अच्छी खासी लीड लेते हुए बड़ा है। उसके अलावा अगर हम बात करें मेटल पैक की, यहाँ पे तो रैली रुकने का नाम ही नहीं ले रही और आज भी वही मोमेंटम आज यहाँ पे देखने को मिला है। रियलिटी पैक में शानदार तेजी है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो सारे ही शेयर्स, सारे ही सेक्टर्स अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए, देखिए खबरों के चलते कोल इंडिया में 7% का इजाफा और एनटीपीसी में भी यहाँ पे उसी की कैचअप रैली देखने को मिली है। हिंडाल्को, ट्रेंट भी अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे बात कर ली जाए तो देखिए आईटीसी यहाँ पे जो ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगी है सिगरेट की, जो दाम है उसके बढ़ने को लेके यहाँ पे कंसर्न्स है। कल भी एक गिरावट थी, 10% का लोअर सर्किट लगा था और उसके बाद आज भी एक गिरावट देखने को मिली है। नेस्ले इंडिया एक रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक और श्रीराम फाइनेंस में हल्की फुल्की गिरावट आज के सत्र में देखी गई है। मिड कैप का नजारा देखा जाए तो एसजेवीएन, आईडीबीआई बैंक यहाँ पे खबर थी, उसके बाद ये शेयर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एनएलसी इंडिया और टोरेंट पावर भी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लोअर साइड की बात करी जाए, नहीं गिरने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स, यहाँ पे कल भी गिरावट थी, यहाँ पे आज भी गिरावट देखने को मिली है। एमआरपीएल, पीबी फिनटेक और टाटा कम्युनिकेशन हमें स्लाइटली लूजिंग स्ट्रीक में जाते हुए बंद हुए, लेकिन ओवरऑल बाजार का मोमेंटम जो देखा गया है काफी शानदार देखा गया है। और शुक्रवार है, वीकेंड आने वाला है, उससे पहले बाजार ने एक अच्छा खासा मौका दे दिया है जश्न मनाने का कि वीकेंड में अच्छे से इंतजार कर सकते हैं, बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही एक नया ऑल टाइम हाई देख लिया है। बाजार में न्यू ईयर का जोश दिख रहा है। बजट को लेकर भी कुछ इशारे मिलने शुरू हो गए। ऐसे में आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बजट एंड बाजार, जोश जोरदार। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी देखने को मिली है। शेयर रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच चुका है। मॉर्गन स्टैनली की क्या है रिपोर्ट, बता रहे हैं यतीन मुता। जी, मॉर्गन स्टैनली की एक ओवरवेट रिपोर्ट आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, जहां वो अपना लक्ष्य रख रहे हैं लगभग 1850 रुपए के आसपास। और अगर हम बात करें तो ये जो बुलिश स्टांस मॉर्गन स्टैनली का रहा है काउंटर पे, आगे जाके उनको लगता है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ हैं, रिटर्न रेशियोज हैं, यहाँ काफ़ी शानदार बढ़त रहने वाली है। इनफैक्ट जो कंपनी का पिछले 30 साल का रिकॉर्ड है, यहाँ फिर से एक बार एक बड़ा मोनेटाइजेशन होने वाला है, जहाँ कंपनी लगभग $80 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स को मोनेटाइज करेगी और कहीं ना कहीं इससे कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट हो सकती है। इनफैक्ट अगर हम आगे जाके आने वाले क्वार्टर्स की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि रिफाइनिंग बिजनेस में अपसाइकिल आना चाहिए। जो टेलीकॉम बिजनेस है, यहाँ आरपू हाइक और जो टैरिफ हाइक है, इसकी बातें चल रही हैं और रिटेल ग्रोथ Q2 2026 में आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है। इसके अलावा जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, जहां हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल्स पे कंपनीज का फोकस बढ़ रहा है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो IPO जियो का अनाउंस ही किया हुआ है, जिसके कारण आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी ज़्यादा अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स के लिए होती हुई नज़र पड़ेगी। और अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्पेस में भी कंपनी का निवेश बहुत बड़ा है, जिससे आगे जाके वैल्यू क्रिएशन हो सकती है। तो इन सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने अपना स्टांस
ओवरवेट रखा हुआ है। इधर आज शेयर बाजार में कोल और माइनिंग से जुड़े शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिला। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल और माइनिंग सेक्टर की समीक्षा कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताएं आज किस सेक्टर की समीक्षा हुई और इसमें क्या चर्चा हुई? देखिए, दरअसल आज जो समीक्षा हुई है वह माइनिंग सेक्टर को लेकर हुई है। कल कोल सेक्टर को लेकर समीक्षा होगी और कल यानी 1 जनवरी को शिपिंग सेक्टर के लिए समीक्षा हुई। दरअसल समीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए। आपने देखा हो कोल और माइनिंग सेक्टर के लिए पिछले दिनों रिफॉर्म के कई सारे कदम उठाए गए, जैसे क्रिटिकल मिनरल स्कीम मिशन की शुरुआत की गई, क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग की कैसे बढ़ावा दिया जाए इसकी शुरुआत की गई, माइनिंग सेक्टर में कैसे निजी निवेश लाया जाए इसकी शुरुआत के लिए कदम उठाए गए। लेकिन ये सारे जो फैसले लिए गए थे वो फैसले जमीन पर कितने उतर पा रहे हैं, कहां तक उतरे हैं और क्या क्या उसमें अड़चने आ रही है, इसको लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। इस बैठक में माइनिंग सेक्रेटरी, माइनिंग मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी थे, प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सचिव थे, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी थे और यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट नहीं पेश की गई, यहाँ पे एक पूरा प्रेजेंटेशन हुआ कि किस किस मिनरल्स के लिए कहाँ कहाँ कितनी माइनिंग हो रही है, किस तरह से उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आगे का रोड मैप क्या है, ये यहाँ पर निकल कर सामने आया है। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सूत्र बताया कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे माइनिंग सेक्टर को और ज़्यादा रफ्तार देने के लिए, माइनिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, खासतौर से क्रिटिकल मिनरल को बढ़ावा देने के लिए कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं। दूसरा, कल होगा कोल सेक्टर को लेकर, इसलिए कोल सेक्टर भी काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला। कोल सेक्टर में कैसे लोगों के पास जो कैप्टिव कोल ब्लॉक है अपनी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के अलावा बच जा रहा है, तो कैसे उसको बाहर आप बेच सकते हैं, कोल एक्सचेंज कैसे लाया जाए, कैसे बाहर के निवेशकों को लाया जाए कोल सेक्टर में, इस पे चर्चा होगी। तो अगले 2 दिनों तक माइनिंग और कोल सेक्टर पर खास फोकस रहने वाला है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। तीसरी तिमाही के नतीजों का सीजन अब शुरू होने वाला है। इस बार आईटी सेक्टर के नतीजों पर बाजार की खास नजर रहेगी। Q3 में आईटी सेक्टर से क्या है उम्मीदें, MOFSL के पोल के बारे में बता रही हैं कंचन नौटियाल। डेफिनेटली अगर आईटी सेक्टर देखिए काफी ज्यादा बजिंग में तो हमने देखा ही है, चाहे वो हम बात कर ले मैक्रो अनसर्टेनिटी की या फिर ट्रेड डील की, तो ये सेक्टर सबसे पहले फोकस में आ जाता है। इसके बाद देखिए Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। मानना ये है मोतीलाल ओसवाल का कि नंबर्स इस क्वार्टर में हमें म्यूटेड देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक सीजनल फॉरलॉग ही हमें देखने को मिलता है। वही रिफ्लेक्शन हमें तीसरी तिमाही के नंबर्स में भी देखने को मिलेगा। अगर लार्ज कैप आईटी की बात करी जाए तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वहां पे कांस्टेंट करेंसी टर्म में रेवेन्यू में करीबन आधा से करीब 2.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो मिड टर्म की बात करी जाए या मिड कैप्स की बात करी जाए तो वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। 3.5% की ग्रोथ रेंज जो है वहां दिखाई दे सकती है। अगर ओवरऑल सेक्टर्स की बात करी जाए तो वहां पे 7.5% से लेके 8% ग्रोथ की उम्मीदें जताई जा रही है और इबिट और पैट भी 7% तक बढ़ता हुआ नजर पड़ सकता है। कुछ चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान में रखने वाली है, जैसे कि जो क्लाइंट की स्पेंडिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे कंजर्वेटिव होती हुई दिखाई दे सकती है, बिकॉज जैसे कि मैंने मेंशन भी किया था मैक्रो अनसर्टेनिटी इस टाइम पे बढ़ी हुई है, टैरिफ से रिलेटेड जितने भी रिस्क है वो भी बढ़े हुए हैं और जो लार्ज डील की कमिटमेंट्स है वो भी हमें काफी लिमिटेड ही देखने को मिली है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जो एआई है वो मीडियम टर्म में हमें अच्छा खासा एक ट्रिगर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि ये जो एआई है वो पायलट से अब स्केल डिप्लॉयमेंट और सपोर्ट कर रहा है बड़ी बड़ी जो पाइपलाइंस है उसको। फंडिंग भी हमें अच्छी खासी आती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन मार्जिन थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं तीसरी तिमाही में। अगर बात करी जाए टीसीएस, विप्रो, कोफॉर्ज, हेक्सावेयर और पर्सिस्टेंट की, यहां पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। लेकिन टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक की बात करें तो यहां पे इंप्रूवमेंट है। टॉप पिक्स की अगर मैं बात कर लूं और आउटलुक की बात कर लूं तो रेवेन्यू टर्म्स में, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में टीसीएस में 0.5%, इन्फोसिस में 0.3%, एचसीएल टेक में 2.3%। साथ ही अगर बात करी जाए विप्रो की तो 1.5% यहां पे, एलटीआई में 2.2% और टेक में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जिसके बाद उनका कहना है कि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोफॉर्ज और हेक्सावेयर को इस टाइम पे पसंद आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम समझे तो नंबर्स म्यूटेड देखने को मिलेंगे। इधर इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों और अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर मरने वालों की संख्या अब
15 बताई जा रही, जबकि 200 से ज़्यादा लोग बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती है। अस्पताल की रिपोर्ट में ये भी पता लगा है कि मौतों की वजह पानी में बैक्टीरिया की मौजूदगी थी। प्रभावित इलाके में नल के पानी में सीवर का पानी मिल गया था। वहीं एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार भवानीपुरा इलाके में तुरंत साफ पानी मुहैया कराए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। ये महापौर पर एफआईआर होना चाहिए। इसकी ये अपने पाप को छुपा नहीं सकते हैं। जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है उन पर एफआईआर होनी चाहिए। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। मैं फिर से इंदौर वासियों से आग्रह करता हूं कि इस लड़ाई को पार्टी का पुट न देते हुए इंदौर की मर्यादा, सभ्यता, इसका इंदौर का न्याय का ध्यान रखते हुए हम सबको एकजुटता से दोषी लोगों को पनिशमेंट दिलवाना चाहिए। और एक तरफ मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन क्या है इसकी पूरी कहानी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मिथिलेश। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 201 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 32 लोगों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नजर आ रहे हैं कि इस वक्त एक गड्ढे के अंदर मौजूद हैं। ये तस्वीर दिखाने के लिए क्योंकि ये नर्मदा की मेन पाइपलाइन है। शुरुआत में जब मौत की जानकारी सामने आ रही थी, लगातार लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, भागीरथपुरा में चीख पुकार मची हुई थी। उसी दौरान पर आनन फानन में सरकारी तंत्र यहाँ पर पहुँचता है, खुदाई शुरू कर दी जाती है। खुदाई के बाद ये कहा जाता है कि इस वक्त ये जो नर्मदा की पाइपलाइन है इसमें ही लीकेज था। और ठीक इस वक्त में जहाँ मैं मौजूद हूँ, अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये भागीरथपुरा चौकी है और भागीरथपुरा पुलिस चौकी का ही यहाँ पर टॉयलेट था और उसी से गंदा पानी नीचे की तरफ गिर रहा था। और यही जो गंदा पानी सीधे यहाँ पर जहाँ पर लीकेज था वो नर्मदा की उस पाइपलाइन से मिल रहा था और वही सीवरेज का, वही चैम्बर का जो गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुँचा, जिसकी वजह से लोग बीमार हुए और 15 लोगों की जान चली गई। हालांकि अब इस बीच एक बात और सामने आ रही है। कल तक जिसे माना जा रहा था कि इसी लीकेज की वजह से लोग बीमार हुए, अब दूसरी तरफ में यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं अब वो कह रहे हैं कि उस वक्त इसे खुदाई किया गया था, लेकिन सिर्फ यही लीकेज कारण है। ये सही बात नहीं है, कारण और भी हैं, दूसरे लीकेज भी हो सकते हैं। उस लीकेज को तलाशा जा रहा है। जो पानी की रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि चैम्बर का पानी जो है वो पीने के पानी में मिला हुआ था। उसमें जो बैक्टीरिया मिले हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये पानी दूषित था, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं वो गंदे पानी में ही मिलते हैं। तो लोग यहाँ के चैम्बर के पानी पी रहे थे, जिसकी वजह से 15 लोगों की जान जा चुकी है और भागीरथपुरा से लगातार मौतों की जो आंकड़ा या मौतों की जो संख्या बढ़ती हुई नजर हुई आ रही है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। आईपीएल की टीम केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को जगह देने को लेकर शाहरुख खान विवाद में आ गए हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम और कुछ धर्मगुरुओं ने शाहरुख खान को देश विरोधी और गद्दार तक बताया है। शाहरुख ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्षी दल शाहरुख के समर्थन में उतर आए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए एक बार फिर शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला और उन्हें गद्दार करार दिया। हालांकि उनकी खुद की पार्टी इस मामले में उनके साथ खड़ी नहीं दिख रही है। बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। किसी की राष्ट्रवाद के ऊपर, किसी की राष्ट्रीयता के ऊपर किसी को अधिकार नहीं प्रश्न उठाने का। शाहरुख खान के राष्ट्रवाद पर कोई प्रश्न नहीं है। किसी की कोई निजी राय हो सकती है, हो,
परंतु बांग्लादेश के जो खिलाड़ी को खिलाने की बात है, खेल और राजनीति को आपस में मिला लेनी चाहिए। हालांकि सोम के समर्थन में खड़े होने वालों की भी कमी नहीं। कई हिंदू संगठन और संत संगीत सोम के समर्थन में खुलकर बयान दे रहे हैं। तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, वो प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए। उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। उधर संगीत सोम के बयान के खिलाफ भी मजबूत मोर्चा बनता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने भी शाहरुख खान का समर्थन किया है। मुस्लिम संगठनों ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि शाहरुख खान को गद्दार कहना शर्मनाक है और नफरत फैलाने वाला है। शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीज़ों को बगैर गौर व फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता। ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको, सरकार समझेगी ना उनको। आप कौन हैं, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। पिछले महीने अबू धाबी के आईपीएल के मिनी ऑक्शन में 7 बांग्लादेशी खिलाड़ियों का नाम शामिल था, जिनमें से 6 खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। लेकिन तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 2 लाख रुपए में खरीद लिया था। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा ने भारत के लोगों में भी आक्रोश भर दिया, जिसके चलते आईपीएल में खिलाड़ी की एंट्री ने खेल से निकलकर राजनीति, धर्म और राष्ट्रवाद की बहस को और गहरा कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में फिर से एक हिंदू शख्स को जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने धारदार हथियारों से वार करने के बाद पीड़ित के सिर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। देखिए एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में जारी है बवाल, हिंदुओं पर जारी है अत्याचार, टारगेट पर हैं हिंदू। आखिर क्या कर रही है सरकार? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू को टारगेट किया गया है और जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। इस बार बांग्लादेश के शरीयतपुर में खोकन चंद्र नाम के हिंदू युवक को हिंसक गिरोह ने घेर लिया और फिर बेरहमी से पीटा। उपद्रवी इतने पर भी नहीं माने, उन्होंने इसके बाद खोकन दास पर चाकू से हमला किया और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। खोकन दास ने तालाब में छलांग लगाकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। बांग्लादेश में ढूंढ कर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। 2 हफ्ते में चौथे हिंदू शख्स को निशाना बनाया गया। लेकिन बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी कह रही है कि जमात हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। एनसीपी हिंदुओं पर हिंसा को स्थानीय घटना करार दे रही है।
don't think Jamaat is a radical party. Jamaat is highly moderated after July uprising, and if you see the Dakshu election or other student unions election, Jamaat-led student party, Islami Chhatra Shibir, get a huge victory, and they made an alliance, liberal alliance. So we believe that Jamaat are focusing on very liberal politics, and that's why we make coalition with them. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर कांग्रेस ने भारत सरकार पर निशाना साधा है और सवाल किए हैं। हिंदुओं पर जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज फूकी जा रही हैं, उनके बिजनेस समाप्त किए जा रहे हैं और उनको वहाँ से खदेड़ने की कोशिश है, और ये भयभीत करने के क्रम में जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये चौथा युवक है जो रिपोर्टेड है जिसकी हत्या हुई है, तो ये अत्यधिक चिंता का विषय है। मैं तो कहूँगा कि फेलियर है हमारी सरकार का। जो बड़ा हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदुओं को बांटते हैं और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और बहुत दुखद घटना है। आज जिस तरह से चाकू मारा गया और जलाया गया, हमारी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल सियासत अपनी जगह है और असलियत अपनी जगह। सच तो यह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और वहां की यूनिट सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम है। ईरान में खराब आर्थिक हालात के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब तेहरान से निकलकर ग्रामीण इलाकों तक फैल गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रदर्शनों में अब तक करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ये घटनाएं 3 शहरों में हुई हैं जहां लूर समुदाय की आबादी ज़्यादा है। तेहरान में प्रदर्शन कुछ कम हुए हैं, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में आंदोलन बढ़ रहा है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पें हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के पश्चिमी इलाके में शांति भंग करने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। और इसी के साथ आवाज़ समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप भी रहिए अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।